हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब में तिरंगा इंस्टीट्यूट चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। मैं शिवेंद्र सर आज आपको मध्य प्रदेश की बची हुई शेष नदियों के बारे में तथा भारत के प्रमुख नदी तंत्रों के बारे में समझाऊंगा जो आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो सबसे पहले हम आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश की बची हुई शेष नदियों में वैनगंगा नदी पर। हम आपको बता दें कि जो वैनगंगा नदी है, वैनगंगा नदी से 4-5 ऐसे फैक्ट होते हैं जो एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं, और वो 4-5 फैक्ट क्या हैं। तो चलिएगा हम वैनगंगा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताते हैं। तो देखिए, वैनगंगा जो नदी है, वैनगंगा नदी का जो उद्गम हुआ है, इसका जो जहां से जो निकली हुई है तो वो हुआ है सिवनी जिले। तो जो सिवनी है, तो सिवनी का एक पठार है जिसका नाम है, पठार का नाम है परसवाड़ा पठार। कौन सा पठार? तो आपको नाम ध्यान रखना है उसका, परसवाड़ा पठार। तो परसवाड़ा पठार से जिला सिवनी से निकली हुई वैनगंगा नदी, जिस पर एक सबसे प्रमुख परियोजना बनी हुई है जो अधिकतर एग्जाम में पूछी जाती है कई बार, संजय परियोजना। कौन सी परियोजना बनी हुई है? तो आपको ध्यान रखना है कि संजय परियोजना जो बनी हुई है, जो एक सिंचाई की परियोजना है, जी किसके लिए काम करती है? सिंचाई के लिए काम करती है। और ये 2 जिलों को पूर्ण सिंचित बनाती है। और 2 जिले भी कौन कौन से हैं जिनको संजय परियोजना पूर्ण सिंचित बनाती है? तो वे जिले हैं बालाघाट और सिवनी। ये बालाघाट और सिवनी जिले को लाभान्वित करती है, मतलब सबसे ज्यादा जो सिंचाई करती है वो बालाघाट और सिवनी जिले में ही करती है। और इस परियोजना का नाम जो है वो है हमारा क्या? संजय परियोजना। अब हम आपको बता दें कि जो संजय परियोजना बनी हुई है, जो बालाघाट में अधिकतर जो 80% तो बालाघाट को ही सिंचित करती है, सिवनी जिले को 20% करती है। और इसका जो उद्गम सिवनी से हुआ है, तो हम आपको अभी दृश्य के रूप में सिवनी से इसका उद्गम दिखाते हैं। कहां से वैनगंगा नदी किस कुंड से निकली हुई है? उस पठार के नजदीक एक कुंड है, वहां से इस वैनगंगा नदी का उद्गम होता है। और वैनगंगा नदी जो मध्य प्रदेश की एक प्रमुख नदियों में से एक मानी जाती है, इसके प्रमुख अन्य नाम भी हैं। और जो नाम एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, तो वे नाम जो हैं उनमें नाम में आता है, एक है बेवा नाम। क्या है? बेवा। और दूसरा नाम दिदी। बेवा और दिदी के नाम से भी जाने जाने वाली नदी कौन सी है? तो वैनगंगा नदी है। और महाराष्ट्र की वर्धा नदी, महाराष्ट्र के नासिक से निकली हुई है एक वर्धा नदी। एग्जाम में इतना इंपोर्टेंट फैक्ट बन जाता है कि कई बार पूछा गया है। तो वर्धा नदी और वैनगंगा नदी जो सिवनी जिले से निकल के चली आ रही थी, तो वर्धा नदी और वैनगंगा नदी के संगम स्थल को जो पूछा जाता है, संगम स्थल को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है प्राणहिता। प्राणहिता के नाम से जाने वाला संगम कहलाता है 2 नदियों का मिलन। जिस प्रकार संगम, और आपको हम बता दें कि जैसे प्रयाग कहलाता है नदियों का संगम या मिलना ही प्रयाग या संगम कहलाता है। तो इधर पे जो संगम बनता है, संगम 2 नदियों का होता है, और प्रयाग 2 से अधिक नदियों का भी हो सकता है। अब जो प्राणहिता है, प्राणहिता कई बार में नाम पूछा गया है कि प्राणहिता किस किस नदियों का संगम कहलाता है? तो वर्धा नदी और आपको हम बता दें वैनगंगा नदी, दोनों नदियों का संगम कहलाता है प्राणहिता। और वैनगंगा जो है वो दक्षिणी मध्य प्रदेश की ओर बहने वाली एकमात्र नदी है, मतलब जो दक्षिण दिशा की ओर बहती है। कुछ नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं, अधिकतर नदियां पूर्व की ओर बहती हैं, लेकिन जो दक्षिण की ओर बहने वाली एकमात्र नदी है, एकमात्र का मतलब होता है इसके अलावा ऐसी कोई नदी नहीं है जो कि मध्य प्रदेश के दक्षिण की ओर बहती हो। तो सिवनी जिले से निकली हमारी वैनगंगा नदी जो कि दक्षिण की ओर बहती हुई वर्धा नदी में मिल जाती है। तो एक प्रमुख इसके और वर्धा और वैनगंगा के जो संगम है उसे प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। और वैनगंगा जब आगे चली जाती है तो वह किस में मिल जाती है? तो गोदावरी में अपना मिलाप कर लेती है। चलिए हम आपको ये मैप के माध्यम से समझाते हैं। तो देखिए, आपको जो मैप के माध्यम से हम बता रहे हैं, ये है सिवनी का परसवाड़ा पठार। यहाँ पर एक जो रजोल ताल के नाम से जाने वाला एक तालाब है, तो वहां से इस पठार के नजदीक से निकली हुई हमारी जो वैनगंगा नदी जब आगे आती है तो सबसे पहले तो इस पे से निकलती है वैनगंगा नहर। देखिए, आपको ये वैनगंगा नहर जाती हुई दिखाई दे रही होगी। थोड़ी और आगे जाने पर संजय परियोजना बनती है, बालाघाट सिवनी की संयुक्त परियोजना जो 2 जिलों को सिंचित करती है। जब जी आगे चली आती है तो बालाघाट पर एक बांध बनता है, धुती बांध। इधर पे भी धुती बांध बना है। आगे आते हैं तो एक नदी मिल जाती है इसमें आकर के बावनथड़ी नदी का इसमें मिलाप हो जाता है। और आगे जब चलते हैं
तो आगे चलने पर एक नदी और मिल जाती है, इसमें से देव नदी। अब देव नदी के मिलने के बाद यही नदी जब आगे जाती है तो इधर पे एक और नदी मिलती है जिसे चंदन नदी के नाम से जानते हैं, और इस चंदन नदी पर एक गांगुल जलप्रपात है। ये चंदन नदी की बात हुई है। अभी हमारी कौन सी नदी चल रही है? वैनगंगा नदी। आगे जाने पर यह कई प्रकार के स्थानों से गुजरती है। गढ़चिरौली जो स्थान है प्रमुख, जब आगे चलती है तो इधर पे आपको ध्यान रखना है कि एक नदी का और इसमें संगम होता है। वह नदी जो है वह नदी हमारी आती है कान्हा नदी। कौन सी नदी आती है? कान्हन नदी। और उस कान्हन नदी पर एक जलप्रपात बना है धनौरा जलप्रपात। तो धनौरा जलप्रपात किस नदी पर है? तो आपको ध्यान रखना है कि कान्हन नदी पर धनौरा जलप्रपात है। वह आगे चलती है और नागपुर में होते हुए, और नागपुर में एक नदी आती है पेंच राष्ट्रीय उद्यान से निकली हुई पेंच नदी। पेंच नदी कान्हन नदी में मिलकर के आपस में पेंच नदी आगे बढ़ती हुई जाती है और हमारी वैनगंगा नदी में मिल जाती है। और वैनगंगा नदी जब आगे और बढ़ती है तो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है आई हुई बैतूल मुल्ताई वर्धा शिखर से निकली हुई वर्धा नदी। सॉरी, हमने उधर पे गलती बता दिया था कि नासिक से निकली हुई है। जब ये आगे आती है बैतूल वर्धा से निकली हुई तो ये आगे चलती है और महाराष्ट्र में होते हुए, और यह कहां पर आती है? तो यह जब वर्धा नदी इसमें मिल जाती है, हमारी वैनगंगा नदी में मिल जाती है, तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है यहाँ पे ए कि इसके संगम को क्या कहते हैं? तो इसको कहती है प्राणहिता। जब ये आगे चलती है तो ये प्राणहिता संगम करके जब वैनगंगा आगे चलती है तो आगे मिलती है इसको गोदावरी नदी। आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है गोदावरी नदी। जो गोदावरी नदी इस तरह से जाती है और इधर पे इसमें किसमें वैनगंगा नदी में अपना संगम कर लेती है। तो ये हमारी प्रमुख नदी हुई है जो हमने आपको समझाई है कि वैनगंगा नदी जो है वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है जब वर्धा नदी से अपना संगम करती है। तो उसको किस नाम से जानते हैं? प्राणहिता के नाम से जानते हैं। जब वो आगे चलती है तो वो वैनगंगा नदी किस में अपना संगम कर लेती है? तो गोदावरी नदी में मिल जाती है। यहाँ से महत्वपूर्ण फैक्ट तो जो है वो हमारा प्राणहिता नाम है, इसका उद्गम है और संजय परियोजना है। इन 3-4 फैक्ट को आप ध्यान रखना। चलते हैं कुछ बची हुई शेष नदियां मध्य प्रदेश की, उनमें सबसे पहले लेते हैं हम केन नदी। तो मध्य प्रदेश की छोटी नदियों में भी केन नदी है, लेकिन अपना जो उधर पे मतलब किसी भी जिले में अपना रूप दिखाती है केन नदी, उनमें केन नदी का प्रमुख स्थान है। तो केन नदी मध्य प्रदेश की कटनी जिले से निकली हुई है। कहां से निकली है? तो मध्य प्रदेश की कटनी से निकली हुई और कैमूर्स से, जो कटनी में एक स्थान है कैमूर्स, तो मध्य प्रदेश की कटनी के कैमूर्स से निकल करके पन्ना जो जिला है हमारा, तो पन्ना व बांदा जिला जो बांदा जिला है जो उत्तर प्रदेश का प्रमुख जिला है, तो पन्ना व बांदा जिला में होती हुई यह यमुना में अपना मिलाप कर लेती है। तो जो नदी है जो कटनी से निकली हुई है, आपको इसका उद्गम ध्यान रखना है और संगम ध्यान रखना है। तो कटनी से निकली हुई है और जाकर के यमुना में मिल जाती है। और केन नदी के जो प्राचीन नाम है उनमें नाम है कौन कौन से? तो सुक्तिमती इसका प्राचीन नाम है। आपको ध्यान रखना है कि सुक्तिमती किसका प्राचीन नाम है? तो केन नदी का है। और दृढ़ावती भी किसका प्राचीन नाम है? तो केन नदी का है। हम आपको बता दें कि जो केन बेतवा लिंक परियोजना है, जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है फैक्ट, तो केन बेतवा लिंक परियोजना दोनों को लिंक किया गया था, क्योंकि जो बेतवा नदी है वो भी जाकर के अपना यमुना में संगम करती है और ये भी करती है, तो लिंक किया गया था जो टीकमगढ़ जिले से भी रिलेटिव पॉइंट था। तो देखिए, जब हमारी जो नदी है केन बेतवा लिंक किया गया था, दोनों नदियों को जोड़ करके एक प्रोजेक्ट बनाया गया था। तो देखिए आपको सामने लिखा हुआ है केन बेतवा नदी लिंक प्रोजेक्ट को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पहली बार ऐसा देश में हुआ था जो अंतरराज्यीय नदी लिंक प्रोजेक्ट किया गया था। तो जो केन और बेतवा नदी को आपस में लिंक करके एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया था, जिसके द्वारा मध्य प्रदेश के पन्ना, आपको बता दें पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ जिला और उत्तर प्रदेश के बांदा जिला, महोबा जिला, झांसी जिला को सिंचित किया गया था, और जिससे लगभग कुल 6.35 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने की परियोजना तैयार की गई थी। और इसको हम बता दें कि जो प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली वो 2007 में मिली थी। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट को जो मंजूरी मिली वो 2007 में मिली थी, और इसको जो समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार के बीच, वो 2005 में किए गए थे। इसका जो
प्रस्ताव लाया गया, जो प्रस्ताव विचार किया गया तो वो आरओ के द्वारा किया गया था और इसमें 1999-94 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के द्वारा इस सरकार के बीच कार्य प्रारंभ किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट देश का एकमात्र ऐसा प्रोजेक्ट था जिसे नदी जोड़ो परियोजना के द्वारा स्वीकृति की गई थी और यह हमारी मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले से भी संबंधित है जिसके हम निवासी हैं। और ये मालूम होना चाहिए कि 6.35 लाख हेक्टेयर भूमि को यह सिंचित बनाया था। इसमें पन्ना टाइगर रिजर्व के अंतर्गत भी बहुत सी भूमि आती है जो इसको सिंचित बनाती थी और संरक्षण प्रदान करती है। तो ये आपको महत्वपूर्ण फैक्ट बन जाता है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। तो जो मध्य प्रदेश से निकली हुई कटनी से केन नदी है, देखिए आपको इस मैप में दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ से कटनी जिले से निकली हुई हमारी केन नदी और उत्तर की ओर बहती जाती है और बहते हुए यह उत्तर प्रदेश के जो कानपुर से के पास से निकली हुई यमुना नदी है और यमुना नदी में अपना संगम कर लेती है। तो एक केन नदी है हमारी जो यहाँ से निकली हुई है, इधर से जो गई है ओरछा के निकट से बेतवा नदी और इधर पर झांसी के पास एक केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट तैयार करती है और ये आपस में संयुक्त होकर के यमुना नदी में अपना संगम कर लेती हैं। चलिए हम आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश की अगली छोटी नदी पर। तो अगली नदी हम लेते हैं तवा नदी। आपको हम बता दें कि यदि आपको वीडियो अच्छा ना दिखाई दे रहा हो तो अपने मोबाइल की क्वालिटी खोलें, उसे 240 या 360 या लगभग 480 तक चला सकते हैं ताकि आपको आने वाला हमारा वीडियो अच्छा दिखे। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना तथा अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि वीडियो तो देख लेते हैं परंतु चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, अतः उनसे कृपया निवेदन है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन उनके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए हम आपको लिए चलते हैं तवा नदी पर। तो तवा नदी जो हमारी है, तो तवा नदी का जो उद्गम है और समापन है, आपको ये 2 पॉइंट महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि ये मध्य प्रदेश की छोटी नदियों में से है। तो तवा नदी जिसका उद्गम हुआ है पचमढ़ी महादेव पर्वत से हुआ है। पचमढ़ी से जिसका नाम सुना होगा आपने, पचमढ़ी धूपगढ़, तो वहीं से महादेव पर्वत से इसका उद्गम हुआ है और समापन जो हो गया ये होशंगाबाद नर्मदा में मिलकर के हो गया है क्योंकि नर्मदा नदी होशंगाबाद से निकली हुई है। तो नर्मदा नदी में होशंगाबाद जिले में इसका क्या हो जाता है, समापन हो जाता है, ये आपस में मिल जाती है। इसके किनारे जो प्रमुख शहर बसे हैं वो तवा नगर बसे हैं जो तवा नदी के नाम पर ही है। और दूसरा हमने आपको अभी बताया था पचमढ़ी, तो पचमढ़ी भी जो स्थित है वो कहां पर है, हमारी तवा नदी पर है। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध, देखिए ये महत्वपूर्ण फैक्ट बन जाता है इसमें, मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध तवा नदी पर है जिसकी जो लंबाई है वो 1322 मीटर है जो होशंगाबाद जिले में आता है। तो तवा नदी पर सबसे लंबा बांध मध्य प्रदेश का 1322 मीटर जो होशंगाबाद जिले में आता है। तो जो आपके सामने दृश्य दिखाई दे रहा है ये तवा डैम है जो होशंगाबाद जिले में आता है। जब इसके संपूर्ण गेट खोल दिए जाते हैं तो ये आकर्षक केंद्र बन जाता है जो न्यूज में कई बार आता है। तो तवा डैम जो है, जो तवा बांध बना हुआ है, ये सबसे बड़ा डैम जो मध्य प्रदेश का है, ये कहां पर है, तो होशंगाबाद जिले में है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए हम लिए चलते हैं मध्य प्रदेश की अगली नदी जिसका नाम है काली सिंध। तो मध्य प्रदेश की काली सिंध का हमको उद्गम और समापन का मालूम होना चाहिए क्योंकि ये छोटी नदियां हैं, इनसे यही महत्वपूर्ण फैक्ट बनते हैं। तो जिसका उद्गम हुआ है देवास के एक बागली गांव है, तो बागली गांव से निकली हुई देवास के, तो कहां से निकली है, तो देवास के बागली गांव से निकल करके इस शाजापुर और राजगढ़ में बहती हुई, शाजापुर का आपने नाम सुना होगा, तो शाजापुर अपना जिला है, जिला शाजापुर और राजगढ़ से बहती हुई राजस्थान में चंबल नदी में मिल जाती है। तो राजस्थान में बहती हुई चंबल नदी में मिल जाती है और काली सिंध की जो कुल लंबाई है वो 150 किलोमीटर है। तो इसकी लंबाई एग्जाम में कभी नहीं पूछी जाएगी क्या, तो आपको ध्यान रखना है उद्गम। तो इसका उद्गम कहां से हुआ है, तो देवास के बागली गांव से निकली हुई काली सिंध राजगढ़ और शाजापुर में बहती हुई राजस्थान की चंबल में मिल जाती है। तो राजस्थान की चंबल नदी में मिल जाती है। तो 2 पॉइंट ध्यान रखना है, उद्गम और समापन। और इसके किनारे जो बसे हुए 2 शहर हैं उनमें मध्य प्रदेश की जो है देवास और सोनकच्छ, ये 2 स्थान ध्यान रखना है कि देवास किस नदी के किनारे है,
तो काली सिंध नदी के किनारे है। और इंदौर किस नदी के किनारे है? तो खान नदी के किनारे है, जो देवास इंदौर के नजदीकी शहर है। चलिए अब हम आपको लिए चलते हैं इसे मैप के माध्यम से समझाने के लिए। तो जो काली सिंध नदी है ये कहाँ से निकली हुई है तो हम बता चुके हैं, और ये कहाँ पर समाप्त हो जाती है? तो राजस्थान में चंबल में मिल जाती है। तो देखिए ये है काली सिंध नदी, जो आपको मैप के द्वारा दिखाई दे रही होगी। ये काली सिंध जाती है और राजस्थान में प्रवेश कर जाती है, और राजस्थान में प्रवेश करने पर ये कहाँ पर मिल जाती है? तो चंबल नदी में, निकली हुई चंबल नदी में मिल जाती है। तो एक काली सिंध नदी है जो आपको हम मैप के माध्यम से बता रहे हैं कि ये कहाँ पर अवस्थित है। अब चलते हैं मध्य प्रदेश की अंगली नदी, और अंगली नदी आती है हमारी कुंवारी नदी। कौन सी नदी? कुंवारी नदी। तो कुंवारी नदी कहाँ से निकली हुई है? तो ध्यान रखना है कि कुंवारी नदी का जो उद्गम हुआ है वो शिवपुरी की पहाड़ियों से निकली हुई है। शिवपुरी पठारी से निकल करके, शिवपुरी जो है ये सबसे ठंडा प्रदेश माना जाता है मध्य प्रदेश का। तो शिवपुरी की पहाड़ियों से निकल करके भिंड जिले की लाहौर तहसील में सिंध नदी में मिल जाती है। जिले भिंड है, जिला भिंड की एक तहसील है लाहौर तहसील। लाहौर तहसील से निकली हुई है सिंध नदी। वहां पर जो सिंध नदी निकली हुई है तो कुंवारी नदी जाती है, और आगे जो मिलता है उसको तो भिंड जिला मिलता है। भिंड के सिंध नदी में ये अपना मिलाप कर लेती है। ठीक है ना। अंगली नदी जो आती है, अंगली नदी आती है पार्वती नदी। तो पार्वती नदी जो निकली हुई है वो कहाँ से निकली है? तो सीहोर जिले से निकल करके और गुना में होती हुई चंबल नदी में मिल जाती है। देखिए जिला सीहोर से निकली हुई है। कौन सी नदी? पार्वती नदी। सीहोर जिले से निकल करके एक गुना से होते हुए, एक गुना का स्थान है चचौड़ा, बहुत फेमस है। इधर पर एक जलप्रपात बनता है चचौड़ा जलप्रपात, तो जो पार्वती नदी पर ही बना हुआ है चचौड़ा जलप्रपात, और बहती हुई आगे चल करके चंबल नदी में मिल जाती है। इसके किनारे कुछ प्रमुख शहर बसे हुए हैं, शाजापुर, राजगढ़, आष्टा। ये सभी जो शहर हैं ये कहाँ पर हैं? तो आपको ध्यान रखना है कि ये बसे हुए नगर हैं वो पार्वती नदी के किनारे बसे हुए हैं। अंगली मध्य प्रदेश की जो नदी आती है उसमें नदी आती है कूनो नदी। कौन सी नदी? कूनो नदी। कूनो नदी शिवपुरी पहाड़ियों से निकली हुई। जिस प्रकार के कुंवारी नदी निकली थी वहीं से हमारी निकली है कूनो नदी। तो कूनो नदी कहाँ से निकली है? तो शिवपुरी पठार से निकल करके वो 180 किलोमीटर की लंबाई तक बहती हुई चंबल नदी में मिल जाती है। तो देखिए शिवपुरी पठार से तो ये निकली थी, लेकिन ये सिंध में मिल गई थी, परंतु ये शिवपुरी पठार से निकल करके चंबल तक या चंबल नदी में मिल जाती है। एक छोटी, जैसे हमने अभी बताया था तवा नदी, अब एक छोटी तवा है। जो छोटी तवा नदी है जो बैतूल में मतलब आवना व सूक्ता नदियों से मिलकर बनी है। दो नदियां हैं बैतूल में, छोटी छोटी से नाले हैं जिनको हम नदियां कह सकते हैं। तो वे कौन से हैं? आवना नदी और सूक्ता नदी, दो नदियों से मिली है बैतूल में। कौन सी नदी बन गई है? छोटी तवा मिली है, जो आगे चल के अपना समापन करती है। तो ये छोटी नदी हैं, इनके कभी कभी उद्गम पूछे जाते हैं, वैसे ये महत्वपूर्ण नहीं होती हैं। जो महत्वपूर्ण नदियां थी हमने वो आपको पहले आए हुए मध्य प्रदेश की वीडियो में बता दी थी। नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, क्षिप्रा नदी, इनसे महत्वपूर्ण पॉइंट उठाए जाते हैं, क्योंकि जब किसी भी केंद्र सरकार का एग्जाम होता है तो मध्य प्रदेश की इन प्रमुख नदियों के बारे में ही फैक्ट उठते हैं। और जब मध्य प्रदेश का एग्जाम होता है तो कभी कभी इन छोटी नदियों से भी महत्वपूर्ण बिंदुओं को पूछ लिया जाता है। तो जितने भी मध्य प्रदेश की छोटी नदी हैं, पार्वती नदी और जितनी भी छोटी तवा और कूनो नदी, ये प्रमुख बहने वाला स्थान है हमारा, ये ऊपर वाला स्थान। इधर पे चंबल नदी जो निकली हुई राजस्थान से ऐसी, इसमें अपना समापन करती हैं, जहां से ये आती हैं और ये आपस में मिल जाती हैं। आपको ये मैप के माध्यम से हम समझा सकते थे, लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा। छोटी छोटी नदियां हैं, ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती हैं। जो महत्वपूर्ण नदियां थी वो हमने आपको मैप के माध्यम से पहले समझा दी थी। अब नदियों से संबंधित, भारत की प्रमुख नदियों से संबंधित आने वाले अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे और ऐसी नदियों को मैप के माध्यम से समझाएंगे कि आप कभी नहीं भूलेंगे। क्योंकि जो भारत की प्रमुख नदियां हैं उनको तंत्र के माध्यम से 3 तंत्रों में बांटा गया है, और जो इसमें तंत्र हैं वो पहला है सिंधु नदी तंत्र, जो सिंधु नदी से संबंधित है। तो जितना आपको ये दिखाई दे रहा है ऊपर वाला इतना एरिया, ये सिंधु नदी तंत्र है। और जो इधर से निकली हुई है गंगा नदी, तो एक बन जाता है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र को मिलाकर के बनता है। एक बन जाता है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, तो प्रायद्वीपीय जो होता है, जो प्रायद्वीपीय पठारों से निकली हुई है जैसे मध्य प्रदेश की नदियां थीं। और एक बन जाता है तटीय तंत्र, जो तटों से निकली हुई हैं। आपको मैप के माध्यम से हम ये सभी नदियां बताएंगे और इसका
जो जल प्रवाह बताएंगे, जल प्रवाह इधर से ऐसा ऐसा गुजरता है, मतलब कि जो इधर की इस साइड की नदियां हैं वो अपना जो जल मतलब ले जाती हैं समापन के लिए, वो इस तरफ ले जाती हैं। तो जैसे नर्मदा नदी हुई, ताप्ती नदी हुई, लेकिन जो नदियां का जल प्रवाह जैसे गोदावरी निकली तो इधर से है, लेकिन जाती इधर इस तरफ है पानी लेकर के। तो इसका जो इधर पे तल होता है, पृथ्वी का जो तल है हमारे भारत का, वो किसका जल प्रवाह किस तरफ होता है, इन सभी के बारे में हम आपको आने वाले अगले वीडियो में समझाएंगे और हमेशा ऐसे फैक्ट को बताएंगे जो आगामी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। और हम आपको बताएंगे कि सिंधु नदी का उद्गम क्यों हुआ, सिंधु नदी पहले कौन सी नदी थी, और एक इनका छिन्न भिन्न हुई जो नदियां जो 3 जगह बट गई हैं, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ये प्रमुख 3 तंत्र बनते हैं जिनके माध्यम से आज कई नदियों का उद्गम है। जैसे सिंधु नदी तंत्र में झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास, ये प्रमुख नदियां कहां पर जाती हैं, किसका पानी कौन पाकिस्तान कितना यूज करता है, कितना हिंदुस्तान यूज करता है, इन सभी को हम कल आपको अगले वीडियो में बताएंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना तथा अपने दोस्तों में शेयर करना। धन्यवाद।